हांगकांग एक शहर जो नाइट लाइफ, नियॉन लाइट्स और ड्रीम से भरा हुआ है। पर इन्हीं लाइट्स के नीचे छुपी होती है कुछ ऐसी सच्चाइयां जो इंसान को हिला कर रख देती है। ये कहानी भी शुरू होती है ट्रेजेडी से, हॉरर तक पहुंचती है, फिर आखिरी में एक रिमाइंडर छोड़ देती है कि इंसान के दिल में कितना अंधेरा हो सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ज्यादा ब्रूटल और हॉरिफाइंग किलिंग में से एक, द हेलो किटी मर्डर केस। फान मांगी एक लड़की जो शंघाई चाइना में पैदा होती है उसके माँ बाप उसे ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं। 15 साल ऑर्फनेज में रहने के बाद सिस्टम भी उसे बाहर निकाल देता है। बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी घर के वो सेक्स वर्क का सहारा लेती है और उस ट्रॉमा से बचने के लिए ड्रग्स का। कुछ समय बाद लाइफ एक नया मोड़ लेती है। उसे प्यार मिलता है और वो शादी कर लेती है। एक बेटा भी हो जाता है उसका। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। शादी अब्यूसिव थी। मारपीट, मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बाद हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपने बेटे को चिल्ड्रंस होम में छोड़ना पड़ा। पैसे कमाने के लिए फान ने एक कैरियोके बार में होस्टेस का काम शुरू किया। वो अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ देती थी, बट लाइफ हैड अदर प्लान्स। डेस्परेशन में आकर के फान ने एक गलती कर दी। उसने एक आदमी से तकरीबन $2,500 चुरा लिए, मगर वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था। चान मैडलॉक, एक डेंजरस ट्रायड मेंबर, ड्रग डीलर और अंडरवर्ल्ड में काफी मशहूर। जब चान को पता चला कि उसके पैसे गायब हैं तो उसे अपने पैसे वापस चाहिए थे, मगर उसके साथ उसे चाहिए था बदला, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सके। मार्च 17, 1999 की रात चान मानलॉक अपने दो साथी ल्यूंग शिंचो और ल्यूंग वाइलुन के साथ मिलकर के फैन को अगवा कर लेता है। फैन को वो लोग फोर्सफुली उठा करके सिम शासू के ग्रावल रोड पर एक अपार्टमेंट में ले जाते हैं। उस अपार्टमेंट के दरवाजे बंद होते ही फैन का नाइटमेयर शुरू होता है। वो छोटी सी जगह ड्रग पैराफर्मीलिया से भरी हुई थी। हर कोने में फॉइल पेपर्स, यूज्ड इंजेक्शंस और सिरिंजेस, और कोने कोने में हेलो किटी के मर्चेंडाइज। बाहर से सब कुछ बहुत ही चाइल्डिश लगता था, इनोसेंट लगता था, मगर असलियत काफी डिफरेंट थी। उस दिन से लेकर के अगले हर दिन फैन की जिंदगी के एक जीते जागते नाइटमेयर बन गए। चान और उसके दोस्त फैन के साथ हर रोज नए तरीके का जुल्म करते। फैन उन लोग के लिए कोई इंसान नहीं थी, एक ऑब्जेक्ट थी जिस पर वो अपना गुस्सा, नशा और स्टेटस प्लेजर निकालते। फैन के दोनों हाथों को और पैरों को बांध करके रोज मारा जाता ताकि वो हिल भी ना पाए। उसे मोटर ऑयल पीने पर मजबूर किया जाता, उसकी स्किन पर जलती हुई प्लास्टिक टपकाई जाती, कई कई दिन तक भूखा रखा जाता, और जब वो बेहोश हो जाती उसे उठाया जाता और ये सब दोबारा शुरू होता। जब ये सारी चीजें उनके लिए कम थी तो वो उसे टॉर्चर करते वक्त स्माइल करने के लिए कहते, जैसे ये कोई एक सैडिस्टिक गेम है। नेबर्स को अक्सर अजीब आवाज सुनाई देती थी, रोने की, चिल्लाने की, मगर शिमसा सू जैसी जगह जहाँ गैंग एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा आम थी, किसी ने पुलिस को नहीं बताया। खाना अपनी जिंदगी के हर दिन, हर रात, हर सेकंड इस उम्मीद में रहती थी कि कोई आएगा, उसकी मदद करेगा, मगर वो मदद कभी नहीं करी। इस हॉरर में एक और चेहरा था, 14 साल की आफाक, चान की गर्लफ्रेंड। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक चान उसे ग्रूम कर रहा था और इस टॉर्चर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स कर रहा था। लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं जो सजेस्ट करते हैं कि आफा उसमें खुद वॉलंटियरली पार्टिसिपेट कर रही थी, जैसे वो भी इस एक सैडिस्टिक गेम का पार्ट बन चुकी हो। एक महीने की नॉन स्टॉप टॉर्चर के बाद फान मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से टूट चुकी थी। उसकी किस दिन मौत हुई आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन एक बात सर्टन है कि वो अपने आखिरी वक्त में अकेली थी और मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पा रही थी। उस वक्त चैन और उसके साथी वीडियो गेम्स खेल रहे थे और ड्रग्स ले रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना। जब उन्होंने देखा कि फैन की बॉडी लाइफलेस पड़ी हुई है तो उनके चेहरे पे इतनी सी भी थी। उनके पास एक नया सवाल था कि बॉडी का क्या करना।
तब इन लोगों ने एक हॉरिफाइंग डिसीजन लिया। फ्रैंक के बॉडी पार्ट्स को अलग-अलग टुकड़ों में काटना शुरू किया। फ्रैंक के टॉर्सो, हाथ और पैर अलग-अलग किए। उसके बाद उन्होंने उसके बॉडी पार्ट्स को बॉयल करना शुरू किया ताकि डिकम्पोजिशन रोका जा सके और एविडेंस को मिटा दिया जाए। फ्रैंक के कई बॉडी पार्ट्स को ट्रैश बैग में डाल करके बाहर फेंक दिया गया, लेकिन सबसे डिस्गस्टिंग चीज अभी बाकी थी। जिस लेडी या स्पून से वो लोग फ्रैंक की बॉडी को बॉईल करने में यूज कर रहे थे, उसी से वो लोग अपना खाना जो बना रहे थे। एक स्टोव पर फ्रैंक की बॉडी बॉईल हो रही थी और दूसरे पर उनका खाना बन रहा था। जब सारी चीजें हो गई तो एक चीज बच रही थी, फ्रैंक का सर। उस अपार्टमेंट में रखे कई सारे हेलो किटी मार्बल डॉल में से उन्होंने एक डॉल उठाई, उसका सर रिप ओपन किया, उसमें से स्टफिंग निकाली और फ्रैंक का स्कल उसमें। इसके बाद उन्होंने उस डॉल को बाकी डॉल्स के साथ शेल्फ पर रख दिया जैसे वो कोई क्यूट टॉय, कोई डेकोरेटिव आइटम। 24 में 1999 को आफ्टर चाय की गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है कि फ्रैंक का भूत मुझे परेशान कर रहा है। उसने कहा है कि अगर तुम सब सच नहीं बता देती तो मैं तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं। इनिशियली पुलिस वालों ने इसे सीरियसली नहीं लिया, मगर फॉर्मल प्रोसीडिंग के तहत उन्होंने उस अपार्टमेंट को विजिट किया और वहां जाकर के उन्होंने जो देखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। वॉल्स पर ब्लड स्टेन्स, फन जी के बॉडी पार्ट्स ट्रैश बैग में और उसका स्कल उस मॉर्निंग डॉल। आफा के कन्फेशन और क्राइम सीन विजुअल्स ने केस को ओपन एंड शट बना दिया था, या एटलीस्ट लोगों ने तो यही सोचा था। चैनमैन लॉक और उसके दोनों साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। आफाम को स्टेट विटनेस बना दिया गया क्योंकि उसकी एज कम थी। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने कहा कि फानमानी के एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता नहीं लगाई जा सकती, इसलिए ये साबित नहीं हो सकता कि उसकी डेथ टॉर्चर से हुई है या उसने कब मरना शुरू किया। इसलिए मर्डर चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, ओनली मैनस्लॉटर, नॉट मर्डर। तीनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट फ्री विद द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल इन 20 इयर्स। लोगों के लिए ये जस्टिस नहीं थी। लोग कोर्ट के बाहर चिल्लाए कि अ गर्ल वाज पॉइंट एंड दिस इज व्हाट दे गॉट। ग्रावल रोड का वो अपार्टमेंट तो डिमोलिश कर दिया गया, मगर फानमान जी को कभी नहीं भूला गया। उसका दर्द और उसकी कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिल में रह गई।